Hello friends, welcome back again with today's topic motion in a straight line. लास्ट टाइम हमने क्लास में जब डिस्कस किया था वो डायमेंशनल फार्मूला किया था और उसके बाद न्यूटन्स लॉज कर दिए थे उसकी प्रॉब्लम के साथ. न्यूटन लॉज इसके बाद आते हैं. पहले हमें मोशंस की बात पता होनी चाहिए कि मोशन क्या है, किस तरह के होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं और उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो. तो मोशन, कोई भी चीज़ कब मोशन में है कब रेस्ट में है, उनको हम किस तरह से मानेंगे, ये सारे हमारे दिमाग में आते हैं. तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस. चलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले हम बात करते हैं कि सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो उसे हम कहते हैं, उस स्टडी को नाम दिया जाता है काइनेमैटिक्स. अगर इसके साथ साथ इसके रीजंस भी स्टडी करें कि ये मोशन कब, किस वजह से और किस फोर्स के क्या रिएक्शन करने से, कौन सा अपोजिट फोर्स को ओवरकम करने से इसमें चेंजेस आए, तो वो कहलाएगा डायनामिक्स. डायनामिक्स का मतलब है कॉज ऑफ चेंज की बात हम करेंगे. तो जब भी हम बात करते हैं मोशन की तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेट करता है. फ्रेम का मतलब है जिस भी चीज़ को या जिस भी चीज़ के आसपास के देखने से हम ये कहते हैं कि ये बॉडी रेस्ट पे है या स्टेट ऑफ मोशन पे, तो उनकी पोजीशंस या लोकेशंस को हम कहेंगे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. तो ये हमारा, जैसे कोई भी, हम ये कहते हैं हम एक कार में चलना शुरू करते हैं. कार में बैठे बैठे हमें ये लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो पेड़ अपनी जगह होते हैं, हमारी कार चल रही होती है. कार अगर हमारे लिए फ्रेम है तो हम रेस्ट में हैं, और अगर बाहर की कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रेम है तो उसके लिए कार मोशन में है और हम भी मोशन में हैं. क्यों? क्योंकि हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं. रेस्ट या मोशन क्या कहलाएंगे? इफ़ ए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड रेस्ट. इफ़ इट चेंज विद इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज़ कॉल्ड मोशन. अगर इसमें एक टाइम पे एक ही डायमेंशन, एक ही डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम उसे कहते हैं मोशन एक डायमेंशन में है. अगर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो मोशन दो डायरेक्शन में है. अगर एक्स, वाई और जेड तीनों चेंज हो रहे हैं तो ये थ्री डायमेंशन में है. एग्जाम्पल थ्री डायमेंशन में जैसे कि मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फ्लाइंग, बटरफ्लाई फ्लाइंग या फिर एरोप्लेन फ्लाइंग, तो वो हमारा 3D में आता है जिसमें एक्स, वाई, जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं. तो बात आती है क्वांटिटीज़ की. हम इसको मेज़र कर रहे हैं. मेज़र करने के बाद उसकी जो रिप्रेजेंटेशन हम लिख रहे हैं वो अगर सिर्फ एक यूनिट की फॉर्म में है, हम ये कह दें कि हमने 5 किलोमीटर चलना था और हम 5 किलोमीटर चल पड़े, तो जो भी था वो 5 किलोमीटर था, हमने वो काम पूरा किया. लेकिन क्या हमने ये बताया कि ये 5 किलोमीटर किस जगह से कहाँ तक गए? अगर मैं ये कहूँ कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है और मैंने दिल्ली से चंडीगढ़ का सफ़र तय कर लिया, तो हमारे पास क्या हो गया? डायरेक्शन भी हो गई कि दिल्ली से चले थे और चंडीगढ़ तक पहुँचे. तो उसमें से पाथ हमारा अगर बेसिकली देखते हैं तो स्ट्रेट चलेगा, तो एक तरह से डायरेक्शन बता दी गई है. तो जो सिर्फ क्वांटिटी एक मैग्नीट्यूड को बताएगी उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. जो साथ में अपने ये भी बताए
कि मैं इस दिशा में चला, तो वो कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ में आता है जैसे मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमारी क्या थी, स्केलर, तो डिस्टेंस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डायरेक्शंस आ जाती हैं। पहले स्पीड स्केलर में थी, अब उस स्पीड की डायरेक्शन साथ में आ जाएगी, तो उसको नया नाम दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ऐसे ही बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ आती हैं। इन्हीं के साथ एक क्वेश्चन उठता है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? वैसे तो हम ये कहते हैं करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अगर उसका फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक है तो यानी कि उसकी डायरेक्शन है, लेकिन वो एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन उनको फॉलो नहीं करता, इसीलिए वो डायरेक्शन के होते हुए भी एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करता है। डिस्टेंस क्या हुई? द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना, अगर हम कहते हैं यहाँ से इसने शुरू किया, उसने एक पाथ ट्रैवल किया, वो क्या है, कितनी ट्रैवल की है, उसे हम मीटर में लिखेंगे तो एसआई सिस्टम की यूनिट उसकी मीटर हो जाएगी। अगर सीजीएस में लिखेंगे तो वो सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वो हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। डिस्प्लेसमेंट, अब तक तो उसने पाथ ट्रैवल किया था, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। अब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ होगा, ज्वाइन करने से जो आता है, वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। ये पहली बात एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस होगा। अगर हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ज़ीरो नहीं होगा। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1। अगर x2 और x1 दोनों ही सेम है तो ये ज़ीरो भी है। पाथ लेंथ, डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। ऐसे ही सर्कल के लिए इन्होंने बताया है, ए पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, it started from point A and move in an anti-clockwise direction. What is the distance and displacement at particle from A to D? A से D तक सेमी सर्कल है, तो अगर हमारा सेमी सर्कल होता ABC, तो यहाँ तक तो सेमी सर्कल है, उससे नीचे भी गया है D तक, तो हमारी पाथ लेंथ, डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगी, सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr, 3/4 कर लिया है, 2πr इंटू 3/4, तो आ जाएगा 3/2πr। फर्स्ट ऑप्शन तो आ गया 3/2πr। और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ओ से ए की डिस्टेंस भी r है और ओ से डी की डिस्टेंस भी r है, तो हम ये कहते हैं रिजल्टेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट करोगे तो √2r। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट फॉर योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पार्ट। सेम यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो जब भी स्ट्रेट लाइन में जब भी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब टाइम साथ में आ जाए तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, अनइक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड, द पाथ लेंथ और डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जितना पाथ कवर किया गया है उसके पाथ कवर करने में कितना टाइम लगा, तो द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी थी, एसआई यूनिट इसकी मीटर, डिस्टेंस की और पर सेकेंड टाइम की, डिवाइडेड में टाइम था ना इसलिए पर सेकेंड। एवरेज निकालनी है तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस करो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
अब कई बार क्वेश्चन हमारे कई एग्जाम्स में आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। इफ़ ए पार्टिकल मूव्स एट अ डिस्टेंस moves a distance at speed v1 and comes back with speed v2, then एवरेज निकालना है तो 2v1 v2 by v1 plus v2 फॉर्मूला। इफ़ ए पार्टिकल मूव्स विद 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एट डिफरेंट स्पीड्स v1 एंड v2, उसके लिए एवरेज के लिए हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो v1 प्लस v2 बाय 2। इंस्टेंटेनियस स्पीड एक स्मॉल इंटरवल के लिए, बिल्कुल लिमिट बहुत टेंड्स टू 0 कह दे, उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या है और उस टाइम पे वो टाइम टेकन भी बहुत स्मॉल होगा, तो उस पर्टिकुलर स्मॉल एवरेज स्पीड की बात करें स्मॉल डिस्टेंस बाय स्मॉल टाइम, तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमारा बाइक का मीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, तो उसको हम वहाँ से नोट कर सकते हैं। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं। इसीलिए वेलोसिटी भी तीनों पॉसिबल हैं, लेकिन स्पीड नहीं। यही हमारा पार्ट हुआ। इसी के लिए अगला एक न्यूमेरिकल है, आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें स्पीड गिवन है, रिटर्न स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट वेलोसिटी चेंज आ गया, वहाँ पर स्पीड में डिस्टेंस था तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी आएगी। डिस्प्लेसमेंट आते ही डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन आते ही पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट सेम मीटर पर सेकंड, बट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अलग अलग पॉइंट के लिए फिर से वही निकालो, एवरेज निकालनी है तो x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। इंस्टेंटेनियस निकालनी है, अलग अलग पॉइंट्स पे इंस्टेंट पे डायरेक्शन के साथ उसकी नोट करोगे तो वह हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ये हमारा पार्ट हुआ। इसी के लिए आगे न्यूमेरिकल फिर से। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम to the market 3 kilometer away from with a speed of 6 kilometer per hour. Finding the market closed, he instantly turned and walked back with a speed of 9 kilometer per hour. What is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the interval of time from 0 to 40 minutes? तो 0 to 40 minutes के लिए इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ। आप ये एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना। एक्सेलरेशन, अभी तक वेलोसिटी की बात हुई थी, अब वेलोसिटी बाय टाइम आ जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो डबल टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सेम एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v एट t2 माइनस v एट t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, या फिर ये कह सकते हैं x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर था अलग पार्ट्स में, और या फिर वेलोसिटीज़ की हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट करके डिवाइडेड बाय टाइम कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस है, पर्टिकुलर वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम पे जो है उसी को दोबारा से डिवाइड कर लो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है तो चेंज इन वेलोसिटी इन ईच यूनिट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इन्हीं के साथ जब हम इनको रिलेट करते हैं किसी भी साथ, तो हमारे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं जिनके बेसिस पर सब चीज़ें हम रिलेट करते हैं। वो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन से हम निकालते हैं डिस्टेंस इन nth सेकेंड, तो वो आ जाती है u प्लस ए बाय 2 इंटू 2n माइनस 1 nth के लिए। ठीक है, फॉर्मूला निकलता है, उसमें पुट करने के लिए एक के लिए हम Sn पुट करेंगे, दूसरे के लिए Sn माइनस 1, Sn nth निकालना था nth सेकेंड में, तो उससे एक कम वाली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे ये आंसर आता है। इसी के लिए न्यूमेरिकल आ गया है फिर से। यू कैन ट्राई इट, आई एम शोइंग द क्वेश्चन टू यू,
You may try this type of question. Next, that one. फिर आगे आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वेलोसिटी क्या होगी, ds बाय dt, dt इज इक्वल टू ds बाय v। फॉर्मूलेज को सिर्फ हमने वैल्यूज़ को मॉडिफाइड कर दिया है दूसरे फॉर्म्स में, और कुछ नहीं किया इसमें। ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल है आगे। हाँ, बस हमारा कई बार एग्ज़ाम में एनवीएस और केवीएस में जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ग्राफ से रिलेटेड आता है। इस यूनिट में से, इस चैप्टर में से ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ग्राफ से हम बात करेंगे तो दो तरह के ग्राफ्स हम बनाते हैं, एक पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टेबुलर फॉर्म करेंगे पोजीशन और टाइम के लिए। अगर पोजीशन के साथ टाइम चेंज हो रहा है, पहले बात करते हैं पोजीशन सेम रहे, टाइम इंक्रीज होता रहे, इट मीन्स एसटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो उसके लिए वेलोसिटी 0, क्योंकि कोई उसमें डिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं आया, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट होती है। यूनिफॉर्म मोशन, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड होगी एक स्ट्रेट लाइन एस और टी, तो उसके लिए थीटा कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बट एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट क्लियर है। सेम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर के लिए, जिसमें यू इज इक्वल टू 0 था, एस इज इक्वल टू 0 से एट टी इज इक्वल टू 0 पे शुरू था, बट थीटा इंक्रीज हो रहा है, वी इंक्रीज हो रहा है, ए पॉजिटिव है। सेम अगर u इज इक्वल टू 0 से u नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कर्व थोड़ा और कम हो जाएगा, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। अब पहले तो एक्सेलरेटेड थी, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव में आ जाए तो उसका नाम दिया जाता है रिटार्डेशन, यानी कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो इसीलिए जो कर्व हमारा अपर की तरफ जा रहा था वो लोअर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम पर वो 0 होता दिखेगा। सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रहे तो उसके लिए एक्सेलरेशन 0 होगी, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये यूनिफॉर्म मोशन का केस होता है। अब ये पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड हो तो इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, v इंक्रीजिंग हो जाएगी। सेम नेक्स्ट, एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी कुछ जहाँ से शुरू होता है वहाँ से कर्व शुरू हो जाए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन को फॉलो करेगी और a फिर से पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती रहे तो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी होगा, तो उसमें डी एक्सेलरेशन होती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कर्व v से t के बीच में इंक्लाइंड अपर जो सर्कल है वो अपर टाइप का दिखेगा, बट अगर डी एक्सेलरेशन होगी तो वो लोअर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम दो हो गए, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम। सेम चीज़ एक्सेलरेशन के लिए भी हो सकती है। एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्लोप इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इंक्रीजिंग है तो स्लोप पॉजिटिव है, अगर ये डिक्रीजिंग है तो इसका मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब हम इन्हीं से, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पोजीशन भी निकाल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट, ए कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट अल्फा at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerate at a constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t second, evaluate the maximum velocity reach and the total distance travel. तो इसका मतलब ये है, पहले किसी पर्टिकुलर एंगल पर उसने इंक्लाइनेशन की जिसमें टाइम t1 लिया, दूसरे के लिए उसने टाइम t2 लिया, जिसके फर्स्ट का एंगल अल्फ़ा था, सेकंड का एंगल बीटा था। हॉरिजॉन्टल के साथ ही होते हैं, तो ये हुए इनका अल्फ़ा और बीटा एंगल, तो टोटल टाइम इन्होंने बोला t। तो अल्फ़ा स्लोप है तो क्या होगा,
स्लोप किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा, तो टाइम t1 इज इक्वल टू वी मैक्सिमम बाय अल्फ़ा। सेकंड के लिए नेगेटिव आएगा तो वो आ जाएगा वी मैक्सिमम बाय बीटा t2, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल टाइम t आ जाएगा। तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारा टाइम का रिलेशन v मैक्सिमम इज इक्वल टू, कॉमन लेंगे तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू t। वेलोसिटी मैक्सिमम निकालनी है तो अल्फ़ा बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्राफ है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो उसी से हम एरिया या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो 1/2 इंटू टी इंटू वी मैक्सिमम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ इंटू अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर में आपका रिलेशन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी है, दो ऑब्जेक्ट एक साथ में अगर हम कहते हैं एक दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनके डिफरेंस जो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं सेम डायरेक्शन में होगी तो वो डिफरेंस हो जाएगा, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो फाइनली ऐड होकर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी शो होगी। ये इन्होंने बताया है। आज के लिए इतना ही, आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, और प्रोजेक्टाइल और इसका मोशन ऑफ इक्वेशंस का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो मैंने आप लोगों को शो किए हैं। Thank you for today. Keep practicing again and again for more and more questions, and like my video, subscribe my channel. Thank you for today.